हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी अकेडमी में। तो जैसे कि हम इंडियन इकोनॉमी की क्लास थी, कल हमने एफआरबीएम एक्ट पढ़ा था, उसके आगे से रिज्यूम करेंगे आज एफएसएलआरसी, यानी जो एफएसएलआरसी है यानी फिनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी, और उसके साथ साथ 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में और आज की ही क्लास में फिजिकल कंसोलिडेशन राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, तो ये चार सब हेडिंग से देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। इसमें से डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ इसमें से लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस होगा। साथ में हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इस अनअकैडमी को गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। ये मेरी फिक है, मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ। इसके लिए नोट्स मेरा और लेक्चर मोर देन सफिशिएंट, कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, जो कि डेली ये क्लासेस 4 बजे लाइव होती है। ठीक है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल की जो आज से मैंने क्लास रखी है 5:30 पे, कब 5:30 पे क्लास रखी, और पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ 8 बजे। अगर अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक है, ये मेरे 2 कोड हैं SPDSC10 और DBYT, इनको यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। इसके साथ साथ कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाता है। इसमें से आप ऐसा देख सकते हो कि जैसे इसमें हमारे पास कुछ प्लान है। प्लान ये है प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल का। एक माह से प्लस के अंतर्गत आप देखोगे 1 माह से 36 मंथ तक का प्लान है। DBYT यूज करके 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आइकॉनिक के अंतर्गत 12 माह से 36 माह तक का प्लान है, DBYT यूज करके लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें पर्सनल कोच प्रोवाइड होगा। ओके, तो ये आपको आइकॉनिक के अंतर्गत मिलेंगी। देखो अनअकैडमी एक हमारा समिट होने वाला है जो कि आपको आज भी है ये, तो इसके अंतर्गत आप जो हमारे कुछ स्पीकर्स हैं, इन स्पीकर से मिल सकोगे। पी चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, कैलाश सत्यार्थी, कुमार विश्वास, दुर्गा शक्ति नागपाल, अशोक खेमका, अनिल स्वरूप, अजित रनारे एंड हरभजन सिंह और प्रवीण पासवान, ये हम पर्सनैलिटीज हैं। इनसे आप आइकॉनिक के अंतर्गत 70 स्पीकर्स, और ये कल और आज था 20 डिस्कशन होंगे, टॉक डिस्कशन, और 32 वर्कशॉप होंगे। तो आप चलो देखोगे कि हमें यहाँ तक ये सारी चीज़ें हमने देखा, और हमारे कुछ बैचेस हैं फर्स्ट ऑफ फेब से जो बाइलिंगुअल हिंदी और सभी सब्जेक्ट में हैं, स्टार्ट हैं, तो आप सभी को ज्वाइन कर सकते हो। और चलो आज हमें ना, जो मैंने बोल रहा था वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार आयोग, देखो इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं आपको 1 मिनट के अंतर्गत बताता हूं। आपको ये टफ सब्जेक्ट लगता होगा, लेकिन ये मुझ पे छोड़ दो, कोई भी चीज बताऊंगा और बहुत आसान भाषा में समझ आएगी। कोई एनसीईआरटी नहीं, शायद ही कोई कहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं। इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं, यानी नो एनसीईआरटी, नो एनसीईआरटी, नो एनसीईआरटी के साथ साथ नो रेफरेंस बुक, नो रेफरेंस बुक, ये कोई एनसीईआरटी नहीं और कोई रेफरेंस बुक नहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, किसके? इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो अब आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, मेरा नोट्स जो कि 350 पेज से ऊपर का होगा, और सारे लेक्चर, ऑल लेक्चर्स। इसमें से आपका अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन टैकल करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे, डायरेक्टली हिट करेंगे। ठीक है, बिना टाइम लॉस किए। तो और पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं। ठीक है, सारे हैंड आउट आपको प्राप्त कर लेना है, सर्च करके टेलीग्राम चैनल है देवी सिंह अनअकैडमी। ठीक है, तो वहां से। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज हमें जो वित्तीय क्षेत्र सुधार आयोग है, इसके बारे में बात करनी है। हमारा सब हेडिंग क्या है? पहला सब हेडिंग है, आज हमें 4 चीजें देखना है। पहले एफएसएलआरसी, क्या देखना है? एफएसएलआरसी, एफएसएलआरसी। इसके बाद 14वां वित्त आयोग, यानी 4th फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन, 15th फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन, इसकी रिकमेंडेशंस और इसकी रिकमेंडेशंस। इसके बाद हम आज ही का अगर टाइम बचता है तो फिजिकल कंसोलिडेशन,
फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल कंसोलिडेशन, ये 4 चीजों को पढ़ना है, ठीक है। दूसरी ये, तीसरी ये, 4 चीजें काफी टेक्निकल हैं, इसमें से 2 घंटे का टाइम चाहिए हर एक के लिए, करीब आधे घंटा। तो चलो एफएसएलआरसी देख लेते हैं। जो फिनेंशियल सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, रिफॉर्म कमीशन, रिफॉर्म कमीशन, इसी को शॉर्ट में एफएसएलआरसी, एफएसएलआरसी, या इसको वित्तीय क्षेत्र सुधार आयोग, हिंदी में वित्तीय क्षेत्र, क्षेत्र सुधार आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, विधायी सुधार आयोग, सुधार आयोग। तो आज हमें इसे पढ़ना है। तो चलो देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, एफएसएलआरसी है क्या। ध्यान से सुनना, पहले एक कहानी है, कहानी को मैं जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगा। देखो ये 2010 की बात है, 2010 में, 2010 में सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। सेबी किसे रेगुलेट करता है? सेबी जो है ये रेगुलेट करता है, आप देखोगे कि जो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट को। अब जो आईआरडीए है ये बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है, ये बीमा क्षेत्र को, इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है ये किसको, बीमा क्षेत्र को आईआरडीए रेगुलेट करता है, आईआरडीएआई, ठीक है। ये किसको रेगुलेट करता है? बीमा क्षेत्र को, सॉरी, बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है। और ये जो सेबी है ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। हुआ कि कब क्या, 2010 की बात है कि आईआरडीए के अंतर्गत एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी, पिछले भी ये कहानी बताया था थोड़ा सा, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो उसका पैसा शेयर बाजार में लगना था। तो सेबी उसको क्या कर देती है, बैन कर देती है, और कहती है कि वो उसको मैं रेगुलेट करूंगी, उसको मैं रेगुलेट करूंगी। तो इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब ये भारत सरकार की ही दोनों अथॉरिटीज बॉडी हैं, भारत सरकार की ही दोनों अथॉरिटीज बॉडी हैं, और अगर दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो इसको सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो सेबी और आईआरडीए के बीच जो विवाद है, इसके कारण 2011 में, कब, 2011 में न्यायमूर्ति यानी जस्टिस बीएन श्री कृष्णा के नेतृत्व में, बीएन श्री कृष्णा, श्री कृष्णा के नेतृत्व में, कृष्णा के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। क्यों आयोग का गठन किया गया? अब समझ में आया कि देखो सेबी और आईआरडीए, आईआरडीए बीमा क्षेत्र की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, ये बीमा क्षेत्र की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। वहीं आप देखोगे कि ये जो है सेबी है ये शेयर मार्केट की, तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आईआरडीए, और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये दोनों ना ये भारत सरकार की बॉडी है। अब बीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, होती है, और वो पैसा मार्केट में लगाना चाहती है, शेयर मार्केट में, तो सेबी कहता है कि उसको रेगुलेट मैं करूंगा, तो इसके चलते विवाद उत्पन्न हो जाता है, इनमें डिस्प्यूट हो जाता है। तो अब भारत सरकार एक कमेटी का गठन करती है, वो जो जस्टिस श्री बीएन श्री कृष्णा है, इन्हीं के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जाता है। इसी कमेटी को वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग या एफएसएलआरसी नाम दिया जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन नाम दिया जाता है। तो अब समझ आया कि एफएसएलआरसी क्यों आया, इसका सॉरी, इसका क्या कारण था। यहां तक आपने चीजों को देखा, अब जरा ध्यान से सुनना। तो अब इसका क्या उद्देश्य होगा? इसका ये उद्देश्य होगा कि जैसे कि मान लो सरकार के अधीन जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी विनियामक बॉडीज हैं, इनके अथॉरिटी प्राधिकारों से संदर्भ में किसी प्रकार का संघर्ष ना होने पाए, किसी भी प्रकार का विवाद ना होने पाए। तो इस आयोग ने भारत की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया, किसका, फाइनेंशियल सेक्टर का अध्ययन किया, और अपने सुझावों को 2 खंड में क्या कर दिया, इसने अपने सुझावों को ये जो बीएन श्री कृष्णा जी की कमेटी है 2 खंडों में बांट दिया। एक प्रथम खंड,
एक प्रथम खंड और दूसरा द्वितीय खंड। द्वितीय खंड, द्वितीय खंड अपने सुधारों को ध्यान रखिएगा, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो प्रथम खंड में देश की जो वित्तीय व्यवस्था से संदर्भ में कुछ उपस्थित विनियामक बॉडी कुछ से संबंधित जानकारी करी गई, जानकारी दी गई। इसमें से क्या कि जो वित्तीय व्यवस्था है उससे संबंधित जो रेगुलेटरीज हैं, उनसे संबंधित जो रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, इनके संबंधित क्या है, इनकी कुछ विस्तृत जानकारी दी गई, प्रस्तुत करी गई। जबकि जो द्वितीय खंड है इसमें से भारतीय वित्तीय संहिता, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन फाइनेंशियल कोड, इंडियन फाइनेंशियल कोड, इस कोड की बात करी गई। पहले में जो भी वित्तीय क्षेत्र से संबंधित जो रेगुलेटरी बॉडी है इनकी विस्तार में चर्चा करी गई, और जो द्वितीय खंड है इनकी रिपोर्ट का, तो इंडियन फाइनेंशियल कोड, इसको भारतीय वित्तीय संहिता कहते हैं, भारतीय वित्तीय संहिता, वित्तीय संहिता। तो इससे संबंधित इसमें से बात करी जाती है। अब होता क्या है कि वित्तीय खंड का जो प्रमुख कुछ सुझाव हैं ये कुछ ऐसे होते हैं। तो पहले कुछ प्रमुख सुझावों के अंतर्गत देखना है कि जैसे कि क्या क्या सुझाव हैं इस कमेटी के। तो ऐसे आप लिखना नहीं है सारी नोट्स में, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा तो मैं आपको नोट्स वो कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलेट कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएगी। तो देखो करना क्या है इसके अंतर्गत कि इसमें FSLRC जो है क्या सुझाव है, FSLRC के क्या सुझाव हैं, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। पहला सुझाव ये है कि RBI की जिम्मेदारियों को कम किया जाना चाहिए। जो RBI को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, तो RBI की जो जिम्मेदारी है, RBI की जिम्मेदारियों को कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना, अब BN श्री कृष्णा कह रहे हैं अपने उस कमीशन में कि जो RBI है इसको बहुत सारे राइट्स मिले हैं, इसकी जिम्मेदारी को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। इसके साथ साथ कहा जाता है कि सरकार के लिए जो प्रतिभूतियां बेचकर और ऋण प्राप्त करने की जो जिम्मेदारी एक अन्य निकाय को दी जानी चाहिए। जो ये RBI करती है, प्रतिभूतियां बेचती है, तो ये इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसे, दूसरे निकाय को देना चाहिए। उसका नाम पब्लिक डेट मैनेजमेंट क्या है, एजेंसी बनाओ। और RBI की जो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आप कम करोगे, जैसे कि प्रतिभूतियों को खरीद बेच, जो सिक्योरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इनकी जो खरीद फरोख्त है, इनकी जो खरीद बेच है, तो आपको क्या करना है, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी बनाना है और इसी को क्या करना है, हैंडओवर कर देना है, सौंप देना है, इसी को सौंप देना है। साथ में यह भी कहा गया कि अलग अलग जो विनियामक हैं, जो अथॉरिटीज है, इनके बीच जो प्राधिकार के अथॉरिटीज के राइट्स के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, तो इसके उद्देश्य से ध्यान से सुनिएगा, सेबी, कोई विवाद ना हो तो सेबी के साथ IRDA, PMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है ना, FMC, इसके साथ साथ इसमें से अगला PFRDA, इन सभी का क्या कर दो, यानी जो PFRDA है ये क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहा जाता है। तो इन सभी को विलय कर दो, इनका सब मर्जर कर दो और एक यूनिफाइड, एक एकीकृत बॉडी का क्या करो, निर्माण करो, एक यूनिफाइड बॉडी का निर्माण कर, जो सारी चीजों को क्या करे, देखे। तो इसी के अंतर्गत, इन्हीं सुझावों के अंतर्गत आपको याद होगा कि जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, क्या है, जो वायदा बाजार का आप देखोगे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है, तो 2015 में सेबी के साथ साथ FMC का, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का 2015 में सेबी के साथ विलय कर दिया जाता है। इसका क्या किया जाता है, इसका सेबी के साथ विलय कर दिया जाता है। अब ध्यान से सुनना है, अगर आपसे ये पूछे तो किसके रिकमेंडेशन है, तो ये रिकमेंडेशन FSLRC श्री BN कृष्णा साहब के ये रिकमेंडेशन हैं, जो कि इनको रेगुलेटरी के बीच में जो सरकार की ही बॉडीज हैं, इनमें किसी प्रकार का विवाद क्या ना हो, उत्पन्न ना हो। तो यहां तक आपने चीजों को देखा। 2015 में सितंबर 15 में इसका क्या कर दिया गया,
विलय कर दिया गया। तो कहा गया कि अब धीरे धीरे अब इसी कदम पे आगे बढ़ चुकी है सरकार और धीरे धीरे इनका मर्जर शुरू करती है। अगला कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के विवाद को खत्म करने के लिए सुलझाने के उद्देश्य से फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट यानी एफएससीटी, एफएससीटी फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर अपीलेट, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इसकी क्या करी जाए, इन सारी चीजों में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो किसी भी प्रकार के विवाद के लिए ये एक क्या है कि सेमी जुडिशियल बॉडी बनाई जाए, सेमी जुडिशियल बॉडी बनाई जाए। ठीक है, ये भी कहा गया। साथ में कहा गया कि एफएसएलआरसी के सुझावों को लागू करने के लिए सरकार एक प्रयत्नशील और साथ में आरबीआई की जिम्मेदारियों को भी कम करने का इसमें से प्रावधान किया गया। अब ऑब्वियस है कि अगर किसी की जो अधिकार है वो छिनेंगे, किसी के अधिकार कम होंगे तो वो विरोध तो करेगा ही करेगा। कि अगर आपने मान लीजिए कि किसी को बहुत सारे प्राधिकार अधिकार दे दिए हैं और अचानक उनसे आप अधिकार लोगे तो वो क्या करेगा, विरोध करेगा। तो आरबीआई की तरफ से विरोध व्यक्त किया गया, विरोध जताया गया। आरबीआई का कहना था कि देखो प्रतिभूतियों की जो खरीद बिक्री है ना सिर्फ ये सरकार के लिए है बल्कि यह एक मार्केट का क्या है, ये एक मार्केट का भी उपकरण है। तो इसके अंतर्गत आरबीआई जो मौद्रिक नीतियों को उपकरण के माध्यम से यूज करती है, ऐसे में यदि सरकार के लिए ऋण प्राप्त करने की जिम्मेदारी आरबीआई से छीन ली जाएगी तो एक तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मौद्रिक नीतियों में भी प्रभाव देखने को मिलेगा और वो भी मॉनेटरी पॉलिसी की जो पॉलिसीज हैं वो भी प्रभावित होंगी। ये कौन कह रहा है, आरबीआई अपने मतलब अपना पॉइंट रख रही है, अपना क्या बचाव कर रही है कि अगर आप हमारी जो शक्तियां हैं, अगर जो उन शक्तियों को आप कम कर रहे हो तो जरा खुद ही सोचो कि जो हम सरकार के लिए प्रतिभूतियां बेचते हैं, खरीदते हैं, पैसा उठाते हैं और तो इनका प्रभाव डायरेक्टली मौद्रिक नीतियों पे पड़ता है। तो मौद्रिक नीतियों को हम कंट्रोल करेंगे, दूसरी चीजों को आप कंट्रोल करोगे, कैसे मैनेज हो पाएगा, पॉसिबल तो नहीं है। तो इनका भी कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है इनकी भी बात कहीं ना कहीं सही है। तो देखोगे इसमें से केंद्र का जो ऋण है, इसमें से ये कहा गया कि जो केंद्र का ऋण है ये 49% से राज्यों को सम्मिलित कर 21%, इसमें से ये कहा गया कि जो केंद्र सरकार का जो ऋण है 49% और राज्यों को सम्मिलित करके 21% है। और वर्ष 2023 तक इस सम्मिलित ऋण को घटा करके जीडीपी का 60% तक क्या करना है, जीडीपी का 60% तक लाना है। इसी में ये सारी चीजें कहा गई। इसी के अंतर्गत इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजों की बात करी गई। इसमें से 2023 तक एक सम्मिलित इसको पूरे घटा कर जीडीपी के 60% तक लेके आना है। अभी कितना टोटल घाटा है, 70% का है। तो इसी यानी बीएन श्री कृष्णा साहब के कुछ रिकमेंडेशन है, ये कहते हैं कि जो केंद्र का जो ऋण है तो 49% और राज्यों का जो सम्मिलित ऋण है 21%, इसको 2023 तक एनी हाउ आपको क्या करना है, इस पूरे सम्मिलित ऋण को, क्योंकि ये 70% हो गया ना, देखो ये 49% और 21% जाके 70% हो गया। तो इसी रिकमेंडेशंस के आधार पे कहा जाता है कि जो 70% का ऋण है इसको कैसे भी घटा के 2023 तक कितना 60% तक लाना है, 60% तक लाना है। 40% केंद्र सरकार का और 20% किसका, राज्य सरकार का। साथ में और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि राजकोषीय स्वास्थ्य के संदर्भ में, फिस्कल हेल्थ के संदर्भ में परामर्श करने के उद्देश्य से जो राजकोषीय परिषद यानी फिस्कल काउंसिल की स्थापना होनी चाहिए, फिस्कल काउंसिल की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंडेशंस हैं। इसके अंतर्गत आप देखोगे इसमें से एक निष्कर्ष निकाला गया फाइनली, और इसमें से ये कहा गया जो एनके सिंह साहब हैं इनकी समिति और लक्ष्य समयबद्ध तरीके से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। तो इसको एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे कुछ इसमें जो सेक्ट हैं उनको अपनाया गया और जो नहीं अपनाया गया उनको धीरे धीरे अपनाया जाएगा। तो ये एफएसएलआरसी है। ये क्या है,
एफएसएलआरसी है। अब जरा इसको समराइज करके सुनिएगा, बस मैं 2 मिनट के अंदर इसको समराइज करता हूं। देखो होता क्या है, ये एफएसएलआरसी का क्यों गठन किया गया है, आपको बस इसकी कोर चीजें ध्यान रखना है। कोर चीजें क्या है कि देखो 2010 में जब सेबी और आईआरडीएआई के बीच में विवाद हो जाता है, तो सरकार को लगता है कि भैया मेरी ही बॉडी है, और बताओ मेरी ही बॉडियों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो सरकार इनको संतुलित करने के लिए, अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक बॉडी का क्या करती है, बॉडी का नहीं, कमेटी का क्रिएट करती है। ये जो कमेटी है, इनका नेतृत्व जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री बी एन कृष्णा होते हैं। तो ये कुछ क्या देते हैं कि अपने रिकमेंडेशंस देते हैं, और वही रिकमेंडेशन ही एफएसएलआरसी के सुझाव हैं। वही रिकमेंडेशंस जो भी मैंने डिटेल से बताया, वही एफएसएलआरसी के क्या है, सुझाव हैं। तो आपने देखा कि एफएसएलआरसी के सुझाव के अंतर्गत जो एफएसएलआरसी के जो सुझाव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, और कुछ को लागू किया गया है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि सभी बॉडी को आप जो विवाद उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे मर्ज करो। तो एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन वायदा बाजार को 2015 में सितंबर 15 में सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो धीरे धीरे कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म आप एजेंसी बनाओ जो सारी चीजों को वही टैकल कर सके। इनके ये भी सुझाव हैं। तो यहां तक जो भी मैंने बताया एफएसएलआरसी के अंतर्गत कोई किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, हमें ये दोनों चीजें क्यों पढ़ना है। हमें एक 14वां वित्त आयोग, 14 फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, दूसरा 15th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। देखो अब तो एकदम ये आ गया है, तो आपको लग रहा होगा कि 14th जरूरी नहीं है, क्योंकि 14th बताऊंगा तभी आप 15th को समझ पाएंगे। ठीक है, और देखो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ब्रॉडर है, ये आप भी जानते हैं, और मैं कोई चीज छोड़ता नहीं, तभी तो बोलता हूं ना कि सिर्फ नोट्स से काम चल जाएगा। और आप एक बार तो क्लास लेके देखिए, मैं कोई भी चीज को स्किप नहीं करना चाहता, मैं कोई भी चीज को कभी भी स्किप नहीं करता। ठीक है, तो पहले हम 14th कमीशन देखेंगे और फिर हम 15th कमीशन को डिटेल से पढ़ेंगे। देखो जो 14th कमीशन फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग के सुझाव हैं, जो 14वें वित्त आयोग के सुझाव हैं, वित्त आयोग के सुझाव हैं, इनको जरा से ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। 14वें वित्त आयोग का जो नेतृत्व है, ये 14वें वित्त आयोग है, इनका जो नेतृत्व वाई बी रेड्डी कर रहे थे। कौन? वाई बी रेड्डी ने किया। आप देखो कि वित्त आयोग ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जो वित्त आयोग है ये संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका गठन प्रत्येक 5 साल में किया जाता है, एवरी 5 ईयर में इसका गठन किया जाता है। इसके उपरांत गठन के प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जब इसका गठन हो जाता है तो फिर ये अपनी रिकमेंडेशंस देता है। 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 2015 से, ऐसे ध्यान रखना है, जो 14th फाइनेंस कमीशन है इसकी जो सिफारिशें हैं, सिफारिशें हैं, ये कब से? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक लागू रहना था। इसकी जो 14वें वित्त आयोग की क्या है? सिफारिशें हैं, जो सुझाव हैं। कब तक लागू रहना था? 2015 से 2020 तक। ठीक है, अब 15वें वित्त आयोग का जो है 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। फाइनेंस कमीशन का क्या है? गठन हो चुका है। इसका जो नेतृत्व है, ये 15वें वित्त आयोग का जो नेतृत्व है एनके सिंह साहब कर रहे हैं। एनके सिंह साहब क्या है?
करेंगे। और वित्त आयोग की कुछ जिम्मेदारियों में सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी तय करने के लिए केंद्र, अब 14वें वित्त आयोग को जरा ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें से देखो जो वित्त आयोग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनकी जिम्मेदारियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है वो यह तय करने के लिए केंद्र के कुल कर राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों में वितरित होना चाहिए, ये कुछ सुझाव हैं। तो 14वें वित्त आयोग के कुछ सुझाव हैं, इनको डिटेल से देखेंगे, फिर हम 15th फाइनेंस कमीशन में आगे बढ़ेंगे। तो 14th फाइनेंस कमीशन के सुझाव देखो, सुझाव के अंतर्गत पहला सुझाव क्या है आपको 14th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत, देखो ध्यान से यहां देखना है कि केंद्र के कुल राजस्व का, ध्यान से सुनना है आपको, जो केंद्र का कुल रेवेन्यू है, ऐसे केंद्र का टोटल रेवेन्यू, केंद्र के टोटल रेवेन्यू यानी कुल राजस्व का, टोटल रेवेन्यू का 42% हिस्सा, 42% हिस्सा किसे जाना चाहिए, राज्यों में वितरित होना चाहिए, राज्यों में वितरित होना चाहिए, राज्यों में वितरित होना चाहिए। अभी इसे उदाहरण से समझाता हूं, वितरित होना चाहिए मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया रेवेन्यू है किसका, 1 रुपए का रेवेन्यू है केंद्र सरकार का, ठीक है। तो इस 1 रुपए में आपको 42 पैसे कहां, राज्यों के साथ बांटना है, जो भी राज्य हैं उनके साथ बांटना है। ये किसके सुझाव है, 14वें वित्त आयोग के सुझाव है। ध्यान रखिएगा 14th फाइनेंस कमीशन का पहला सुझाव है कि भैया 42% हिस्सा आपको राज्यों के साथ क्या करना है, वितरित करना है, ठीक है। अब राज्यों को जो दिया हुआ अनुदान है, राज्यों के प्रति केंद्र का एकमात्र आर्थिक योगदान होगा। ये जो राज्यों को दिया गया अनुदान है, ये राज्यों के प्रति केंद्र का एकमात्र क्या होगा, आर्थिक योगदान होगा। केंद्र द्वारा जो प्रायोजित कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि राज्यों में चल रही हैं, उनमें कुछ प्रावधान हैं, उनमें कुछ प्रमुख योजनाओं में केंद्र अपना योगदान धीरे धीरे खत्म कर देगी। कौन, मैंने कल, जब आपको याद होगा, जब मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा रहा था, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के दौरान मैंने वहां बताया था कि जो योजनाएं होती हैं केंद्र के माध्यम से चलाई जाती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। मैं अभी भी बता देता हूं। अभी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होती है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 14वें वित्त आयोग में कहा जाता है कि आप 42% हिस्सा ले लो, लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं, जो क्या है, जो केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो प्रायोजित योजनाएं हैं, धीरे धीरे केंद्र सरकार अपना योगदान क्या कर लेगी, खत्म कर लेगी। तो जरा देखो कि 2 प्रकार की योजनाएं केंद्र के माध्यम से चलाई जाती हैं। पहली है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और दूसरी है सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम। देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या फिर केंद्र प्रायोजित स्कीम वह स्कीम है, ये वह योजनाएं हैं जिसमें से केंद्र और राज्य का दोनों का हिस्सा होता है। केंद्र और राज्य दोनों पैसा खर्च करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों पैसा खर्च करते हैं, दोनों पैसा खर्च करते हैं। ऐसी स्कीम्स को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है, ऐसी स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि एक ए नाम की स्कीम है जिसमें से 70% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च कर रही है और 30% हिस्सा राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार खर्च कर रही है। ऐसी स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाएगा। दूसरा आप देख लो कि देखो एक स्कीम्स आती है यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा में सुधार करने के लिए ये स्कीम है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें से 70% हिस्सा केंद्र का होगा, 30% हिस्सा किसका, राज्य का होगा। ऐसी स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहा जाता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं कहा जाता है। तो आपने ये केंद्र प्रायोजित योजनाओं में दोनों का पैसा लगा होता है। जो दूसरी स्कीम है, पीटी से यहां से क्वेश्चन पूछता है कि एक स्कीम दे देगा और उस स्कीम में ये नहीं, तीन तो हो सकता है कि तीन उसके जो सेक्ट है, तीन उसके जो स्टेटमेंट है वो ऐसे हो कि ये फला स्कीम में ये चीजें हैं, फला स्कीम में ये चीजें हैं, फला स्कीम में ये चीजें हैं। लास्ट में ये पूछ ले कि दिस स्कीम बेस्ड ऑन सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आपको जब ये नहीं आइडिया होगा कि सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो आप कैसे कह पाओगे कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो समझ में आया। देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंटर भी स्पॉन्सर्ड कर रहा है और इसमें से कौन कर रहा है, केंद्र भी पैसा लगा रहा है। वैसी स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या केंद्रक प्रायोजित योजनाएं कहते हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। दूसरी स्कीम है सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, सेंट्रली सेक्टर स्कीम। अब देखो सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रली सेक्टर स्कीम। देखो ये भैया जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है ना, सेंट्रली सेक्टर स्कीम के लिए, एक मिनट, हाँ, ये जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से आपको ये है क्या, इसकी कोर फिलॉसफी क्या है, वैसी योजनाएं जिसमें से पूरा और पूरा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है। ये वैसी योजना है, ये वैसी स्कीम है जिसमें से केंद्र सरकार पूरा पैसा खर्च करती है, पूरा पैसा खर्च करती है। ऐसी योजनाओं को सेंट्रली सेक्टर स्कीम, हिंदी में केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, हिंदी में भी लिख लो, नहीं आप लोग, केंद्रीय क्षेत्रक, और वो प्रायोजित होता है तो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, समझ में आया, केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं कहा जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, फिर हम उसी टॉपिक में चलते हैं, किसमें, कि जहां पे 14वां वित्त आयोग कहता है कि कोई बात नहीं है, आप राज्यों को अपने रेवेन्यू में से 42% हिस्सा दे दो। ये 14वां वित्त आयोग रिकमेंड कर रहा है, केंद्र को कह रहा है कि राज्यों को आप अपने टोटल रेवेन्यू का 42% बांट दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें से राज्य की स्कीम के अंतर्गत आप भी क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, उसको धीरे धीरे क्या कर दो, आपको खत्म करना है, उसको खत्म करना है। तो एक तरफ तो पैसा बढ़ाया गया, लेकिन यहां पैसा धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। अब किस राज्य को कितना अनुदान प्राप्त होगा, इसके लिए कुछ आधार बनाए गए, कुछ आधार बताए जाएंगे। अब क्या क्या आधार है कि किस राज्य को कितना पैसा क्या है जाना चाहिए, इस आधार को देखना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 14th कमीशन, फाइनेंस कमीशन में कि किस राज्य को कितना पैसा जाएगा, कुछ तो आधार होगा। जी हाँ, तो पहला आधार है कि राज्य का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, राज्य का क्षेत्रफल, इसके आधार पे पैसा क्या होगा, उनके साथ साथ वेरिएट करेगा, ये क्या करेगा, वेरी करेगा राज्यों के साथ, ठीक है। इसके दूसरा आधार ये है कि मान लो जिसका जितना ज्यादा क्षेत्र, उसको वैसे ही पैसा उस हिसाब से मिलेगा। दूसरा है कि 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना भी एक आधार होगी, जनगणना, पॉपुलेशन भी एक आधार बनाई जाएगी, राज्य की जनसंख्या भी एक आधार बनाई जाएगी। पैसों को कैसे वितरित किया जाएगा, किस किस आधार पे, सभी को तो 42% तो बांटना है। 1 रुपए में मान लो 100 रुपया है, तो 42 रुपया तो आपको राज्यों को जाना है, लेकिन सभी को बराबर नहीं जाएगा, कुछ उनमें बांटने के लिए आधार हैं।
कि राज्य का क्षेत्रफल देखा जाएगा, राज्य की 1971 के अकॉर्डिंगली जनसंख्या देखी जाएगी, साथ ही साथ आर्थिक असमानता, यानी आर्थिक असमानता जो कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, राज्य की जीडीपी और राज्य की प्रति व्यक्ति आय, ये भी मैटर करेगा। तो राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय। इसके साथ साथ जो चौथा है आप देखोगे कि वन क्षेत्र है, राज्य में वन क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है, वन क्षेत्र, यानी जो कि वन क्षेत्र में जितनी बढ़ोतरी, ये भी एक आधार बनाया जाएगा, क्योंकि ताकि वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके और राज्य ऐसा कानून और नियम लेके आए कि वहां जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों का क्या हो, वायलेशन ना हो। क्योंकि अगर इसको आर्थिक तौर से जोड़ दिया जाएगा तो राज्य इसके लिए कठोर नियम लाएंगे और एनवायरमेंट को संरक्षित करने के लिए कोई ना कोई एक बढ़िया प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही साथ एक राज्य को मिलने वाले अनुदान को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। कैसे? अब एक राज्य को जो अनुदान मिल रहा है, देखो यहां तो आपने आधार देख लिया, अब उस राज्य को जो अनुदान मिल रहा है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। जैसे कि 2 हिस्सों में मतलब क्या है कि एक राज्य को जो अनुदान मिल रहा है, इस राज्य के अनुदान को 2 हिस्सों में, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण। जैसे कि नगर पालिका फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मान लो उदाहरण के लिए, नगर पालिका, शहर क्षेत्र में नगर पालिका होती है ना, नगर पालिका, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ये क्या होगा, ये जो राज्य है, राज्य को जो मिलने वाला अनुदान है, जो पैसा है, वो 2 मतलब ये कह लो कि इसमें से 2 हिस्सों पे जाएगा, एक तो शहरी क्षेत्र पे और एक ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो जो धनराशि एक राज्य को शहरी क्षेत्र पर प्राप्त कराई जाएगी उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अब मान लो कि इसमें जैसे कि किसी राज्य को 100 रुपया मिला, वो पीछा भूल जाओ, पीछे वाला 42% सभी राज्यों में बांटना है। लेकिन मान लो कि जैसे यूपी की बात है, तो यूपी में किसी राज्य को 100 रुपया मिला, तो इस 100 रुपए में से एक शहरी क्षेत्र में मान लो कुछ जाएगा, कुछ ग्रामीण हिस्सों में, 2 हिस्सों में बटेगा। अब अगेन शहरी क्षेत्र 2 हिस्सों में बट जाएगा, अगेन शहरी क्षेत्र ये पैसा 2 हिस्सों में बट जाएगा, 2 सेक्ट में वर्गीकृत हो जाएगा। कैसे? इसको 2 हिस्सों में बांट करके, जैसे कि एक मूलभूत, एक बेसिक होगा, और दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, मतलब नहीं समझा कि आपको एक तो हिस्सा जो ऐसे मान लो कि जैसे नगर पालिका, इसको 50 रुपया मिला, ऐसे शहर में 50 रुपया मिल गया, तो इसमें भी एक तो आपको निश्चित अमाउंट एक बेस पे होगा, लेकिन दूसरा आपके परफॉर्मेंस पे, आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो उससे निर्धारित होगा, परफॉर्मेंस पे निर्धारित होगा, दूसरा हिस्सा आपके परफॉर्मेंस में निर्धारित होगा। शहरी क्षेत्र के लिए तय धनराशि में से 80% हिस्सा मूलभूत होगा। अब 50 का मान लो जो 80% हिस्सा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल की 45 रुपया, ये आपके बेस, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 5 रुपया ये आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी कि 5 रुपया आपको, ये आपकी परफॉर्मेंस पे मैटर करेगा, अर्थात 20% हिस्सा ये क्या होगा, प्रदर्शन पे आधारित होगा, प्रदर्शन पे बेस्ड होगा। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी वैसे ही इस हिस्सों को कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तय की गई राशि को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक वही मूलभूत हिस्सा और दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड हिस्सा। ठीक है, तो ये मूलभूत आवंटन का ये 90% ग्रामीण क्षेत्र में, 90% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, 90% ये बेस होगा, ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं, और 10% इसका क्या होगा, 10% इसके परफॉर्मेंस मैटर करेगा। 10% जो ग्रामीण क्षेत्र में पैसा जा रहा है वो उसको कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो पैसा मिलेगा। ये सभी 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस है। अब इसमें से नियोजित और गैर नियोजित व्यय के अंतर की गणना को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस है अब योजना आयोग खत्म, तो जो प्लान्ड खर्चे हैं, जो गैर नियोजित, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है,
नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। इनको क्या किया जाए, इन दोनों की गणना को खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है। अब राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत जो विद्युत वितरण जो कंपनियों के स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से एक उचित योजना लाई जाए। ये 14वां वित्त आयोग कह रहा है कि जो वित्तीय सॉरी जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, वितरण कंपनियां हैं, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनको बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए कि कुछ योजनाएं लेके आई जाए, कुछ योजना लाई जाए। तो इसी सुझाव के आधार पे आप देखोगे कि एक योजना लाई गई, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय। ये इसी का क्या है, परिणाम है, इसी का परिणाम है इस योजना। ठीक है, ये इसी का परिणाम है। तो ये आपने देखा जो 14वां वित्त आयोग के क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या सुझाव हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने दो सब हेडिंग्स को क्या कर लिया, दो सब हेडिंग्स को देख लिया। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बताया 14वें वित्त आयोग में, जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या आधार होगा, कैसे कैसे आधार होगा, जो सुझाव दिए, इन सुझावों को मैंने डिटेल से बताने की कोशिश करी। अगर आपको एक काम करता हूं कि अगर समराइज, उम्मीद करता हूं समराइज करना हो तो कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो जो 14वां वित्त आयोग है, 14 जो 14वां वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग के जो सुझाव हैं, ये कौन लीड कर रहे थे, YB रेड्डी। और ये 14वां जो कोई भी वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, ये संवैधानिक निकाय होता है। आप देखोगे कि इसके अंतर्गत कुछ सिफारिशें क्या करी गई, इनकी कुछ सिफारिशें हैं। तो इनकी सिफारिशें 2015 से 20 तक लागू रहेंगी। इसके बाद 15वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है NK सिंह जी के नेतृत्व में, और इसने भी अपनी क्या है रिकमेंडेशन दे दी है। तो ये तो 14वां वित्त आयोग का जो इनिशियल फेज का जो इंफॉर्मेशन है। अब कुछ सुझाव है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने टोटल रेवेन्यू में से 42% हिस्सा कहां बांटेगा, ये 42% हिस्सा राज्यों में बांटेगा। धीरे धीरे सेंट्रल स्पॉन्सर योजनाएं हैं, उनमें खर्च ये कम करेगा, अपना योगदान कम करेगा। इसमें से और भी सुझाव जो मैंने लगातार सुझाव बताए, वो सभी सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि देखो जो राज्यों को पैसा बटेगा तो उसका आधार मैंने बताया कि जनसंख्या आधार होगी, जनसंख्या 1971 की जनसंख्या, उसका क्षेत्र और वन क्षेत्र, ये सारा चीज। अब राज्य में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में पैसा जाएगा। तो शहरी क्षेत्र में दो वर्गों में बटा, एक 80% बेस पे होगा और 20% उसके किस पे मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस में मिलेगा। सेम वैसे ही अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो 90% बेस पे होगा, मतलब मूल रूप से वो मूल होगा, और जो 90% वो परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। तो यहां तक आपने 14th फाइनेंस कमीशन में कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को होना चाहिए। अब 15th कमीशन देख लो, क्योंकि यहां जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग की संदर्भ में कुछ शर्तें देखना है। 15वें वित्त आयोग की संदर्भ की शर्तें। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि किसी भी चीज का शॉर्टकट तरीका नहीं होता, पढ़ो तो एकदम ब्रॉडर मैनर में पढ़ो। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल यूट्यूबर्स एकदम लगे हुए हैं क्या चीज को लेकर के, कि जिस दिन आया नहीं इकोनॉमिक सर्वे, मतलब चालू हो गए। 800 पेज की फाइल है, जैसे कि 5 उन्हें लगा कि कहीं से कॉपी पेस्ट मारा और बस क्या कर दिया, ऊपरी सतही जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी। देखो यूपीएससी आपको करना है, यूपीएससी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए डीप स्टडी की जरूरत होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो। और देखो मैं इसी वजह से जब भी कोई भी सब्जेक्ट उठाता हूं तो उसके सारे एस्पेक्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली जो 14वां वित्त आयोग जो था, तो इसकी अब बोल देता कि अब जरूरत नहीं है, 15वां वित्त आयोग है, इसे पढ़ लो। लेकिन आपको 15वां वित्त आयोग तब तक समझ नहीं आता कि जब तक मैं 14वां वित्त आयोग आपको नहीं पढ़ाता। बेशक हो सकता है कि 14वें वित्त आयोग से कोई क्वेश्चन नहीं आए, पॉसिबल है,
हो सकता है कि 14वें वित्त आयोग से कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगर 15वें वित्त आयोग से क्वेश्चन आते हैं तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन से सुधार नहीं पता थे। तो अब 14वां वित्त आयोग समझ आ गया, तो अब 15वां वित्त आयोग में क्या डिफरेंसेस होंगे, बहुत कम ही डिफरेंसेस होंगे, और आप पूरी तरीके से सक्षम होंगे इसको किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में। तो ये तरीका होता है पढ़ने का कि हम उसकी कोर सारी चीजें, फिलॉसफी, उसका कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी होता है। तो देखो अब वित्त आयोग के बारे में, जो वित्त आयोग है ये संविधान के, ध्यान से सुनिएगा, जो फिनांस कमीशन है, तो हमें जैसे, तो फिनांस कमीशन 280 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में, कहा 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। क्वालिटी में तो पढ़ाऊंगा ही ऑलरेडी, प्रावधान है। यह संवैधानिक, ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक क्या है, बॉडी है, संस्था है, ठीक है। आप देखो कि वित्त आयोग केंद्र और राज्य के वित्तीय संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वित्त आयोग है ये केंद्र और राज्य के संबंध में, जो पैसे के वितरण को लेकर के वित्तीय संबंध में एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन, सबसे पहले जो प्रथम वित्त आयोग है, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में होता है, और 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह जी की अध्यक्षता में, 15वें फिनांस कमीशन का जो गठन है एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में, बताया था भी, एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में गठन होता है, इसका गठित किया जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना कि इसमें से संबंधित जो मैं चीजें बताने जा रहा था वो एक्चुअल में है क्या। इसे सरकार के राजस्व, ध्यान से सुनिएगा, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या है, इससे कुछ संदर्भ की जो शर्तें हैं वो शर्तों को जरा आपको फोकस करना है। पहली शर्त ये है, 15वें वित्त आयोग की संदर्भ में कुछ शर्तें, जैसे कि ऐसे लिख लो, इससे संबंधित कुछ शर्तें क्या क्या। पहली शर्त क्या है कि इसे सरकार के राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा करनी थी। क्या थी, इसे क्या करना था, जो सरकार है, सरकार की राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट की समीक्षा करनी थी, रेवेन्यू रिसीट की समीक्षा करनी थी। इसे सरकार के व्ययों की भी एक्सपेंडिचर, यानी जो व्यय हैं, व्यय की भी समीक्षा करनी थी, जो सरकार के व्यय हैं इन व्यय की भी समीक्षा करनी थी। प्राप्ति और व्यय की समीक्षा के माध्यम से जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है उसके लिए रोड मैप तैयार करना था, यानी कि जो रिसीट है और जो एक्सपेंडिचर है, आप एक्सपेंडिचर और रिसीट यानी प्राप्तियां और व्यय की समीक्षा के माध्यम से क्या करना है कि फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का रोड मैप तैयार करना है, रोड मैप तैयार करना है, यानी जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं, सुदृढ़ीकरण क्या करना है, इसका सुदृढ़ी है ना, सुदृढ़ी अच्छे से मिटा लें, है ना, सुदृढ़ीकरण क्या करना है, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए रोड मैप तैयार करना है। कैसे इसको हम फिस्कल कंसोलिडेट कर सकेंगे, क्या करना है, रोज मैप नहीं, रोड मैप तैयार करना है। स्पेलिंग का बार बार इशू हो जाता है यार, रोड मैप तैयार करना है, रोड मैप तैयार करना था। इसके साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र के, ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र के जीडीपी की तुलना में कुल ऋण की समीक्षा की जाए और इसे कम करने के लिए रोड मैप भी तैयार किया जाए। इसको कुल जो ऋण है, यानी जो राज्य ऋण, आपको ध्यान होगा 70% ऋण
पहले जब मैं फिस्कल सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में बताया था कितना ऋण है हमारा जीडीपी का हमारे ऊपर 70% ऋण है। तो कहा जाता है राज्य और केंद्र जो है, केंद्र अपने ऋण को कम करने का कोई ना कोई रोड मैप क्या करें, रोड मैप तैयार करें। कौन? 15वां वित्त आयोग। ये कुछ शर्तें हैं, ठीक है। साथ में कहा गया कि केंद्र की कुल प्राप्तियों के, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें से ये कहा गया कि जो केंद्र की कुल प्राप्तियां हैं, केंद्र की जो कुल प्राप्तियां हैं यानी कुल राजस्व जो रेवेन्यू है, अब 42% राज्य हस्तांतरण की समीक्षा होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, 42% 14वें वित्त आयोग में बोला गया था ना, तो जो 42% जो राज्यों का हस्तांतरण किया गया 5 सालों तक, यानी 2015 से लगा करके 20 तक, इसकी समीक्षा करनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कहा गया कि कुछ राज्यों को केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जो केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान, केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व घाटा, परेशान नहीं होना है, पूरा नोट्स मिलेगा। राजस्व घाटा, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है, इसकी भी समीक्षा करना है, इसकी भी, अभी देखो सब शर्तें हैं, ये समीक्षा करना है। साथ ही साथ जीएसटी के प्रभाव की भी समीक्षा की जानी चाहिए। जो जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जीएसटी के प्रभाव की भी समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। जो जीएसटी का प्रभाव है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके साथ साथ यहां तक कि राज्यों की जो राजस्व क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया की भी समीक्षा होनी चाहिए। जो राजस्व है, जो राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति, राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति की समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 293, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार यदि एक राज्य ने केंद्र से ऋण लेकर रखा है, अगर एक राज्य 293 में ही तो है ना संविधान के अंतर्गत, 293(3) में, तो अगर एक राज्य क्या करता है कि अगर जो राज्य है वो केंद्र से ऋण लेके रखा है, तो इसकी अदायगी अगर मान लो बाकी रह जाती है, तो इसकी भी जो नया ऋण लेने के लिए राज्य को केंद्र की अनुमति लेनी होगी, अगर उसको नया ऋण प्राप्त करना है, और इस प्रावधान की भी समीक्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट के समय केंद्र और राज्यों के बीच जो हिस्सेदारी है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के समय, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आपदा प्रबंधन के समय, डिजास्टर मैनेजमेंट के समय केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी की समीक्षा होनी चाहिए, साथ में जो अगला 10वां पॉइंट है, ये 10वां पॉइंट बताने जा रहा हूं, लगभग 10वां या 11वां पॉइंट होगा, 10वां। तो इस बात के निर्धारण में केंद्र की कुल कर प्राप्ति का कितना भाग राज्य को जाएगा, कुल राज्य को जाएगा, ये ध्यान रखना है। इस बात का निर्धारण में जो निर्धारण डिटरमाइन किया जाएगा कि केंद्र की कुल जो रेवेन्यूज है, कुल रिसीट है, रेवेन्यू जो प्राप्तियां हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, तो इसमें से कितना भाग राज्य को जाएगा, कितना प्रतिशत राज्य को जाएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। 2071 कह रहा हूं, 1971 के जो आंकड़ों को अब आधार नहीं माना जाएगा, जब पहले 1971 के आंकड़ों
को आधार माना जाएगा। यह सबसे विवादास्पद प्रावधान हो जाता है। क्यों विवादास्पद प्रावधान हो जाता है? कि ध्यान से सुनना कि तब क्या होता है कि 2000 ये जो साउथ इंडिया है, साउथ के राज्य हैं, इसका लगातार विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमने लगातार अपनी जो जनसंख्या में क्या किया है, गिरावट दर्ज करी है। और अगर आप इसको आधार बनाते हो तो एक तरीके से जिन राज्यों ने खूब रिप्रोडक्शन किया है, खूब जनसंख्या क्या है पैदा करी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो एक तरीके से जनसंख्या कम करने की जहां सरकार की कई योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, और आप बजट के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित करते हो, तो इस वजह से ये जो प्रावधान है, जो दक्षिण के राज्य हैं, इस प्रावधान का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। याद होगा जनसंख्या का आधार था ना, अब 1971 का आधार था, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो 50 साल हो गया, 1900 तो 30 साल वो हो गए और 20 साल ये, तो समस्या नहीं है। लेकिन 20 सालों में उत्तर भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ी, हम इन्हीं 50 सालों में, हम सभी, मैं और आप भी इन्हीं 50 सालों का एक्सीडेंट है, इन्हीं 50 सालों का एक्सीडेंट है। मतलब क्या है, एक्सीडेंट बुरा नहीं मानिएगा, दिल पे नहीं लीजिएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जनसंख्या है उत्तर के राज्यों में, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट और मिडिल इंडिया, ये सभी राज्यों में इन 50 सालों में जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। तो अगर राज्यों को ये आधार बनाया जाए, जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको पैसा ज्यादा, तो जिनने हकीकत में लगे के जनसंख्या कम करने के लिए कुछ ना कुछ किया है, तो उनको तो एक तरीके से क्या है, लॉस हो रहा है, उन्हें कम पैसा मिल रहा है, और वहीं दूसरे राज्यों को जिनने कभी कोई प्रावधान नहीं किया तो उन्हें पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो इस वजह से जो दक्षिण के राज्य हैं खूब इसकी क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, खूब इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब आपको देखना है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं। ये क्या थी, शर्तें थी जो अभी मैंने बताया। अब अनुशंसाएं देखना है आपको कि 15वां वित्त आयोग क्या अनुशंसा करता है। 14वां वित्त आयोग की ये सभी 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुछ शर्तों के अंतर्गत मैंने बताया ये सभी चीजों की समीक्षा करनी थी। अब ये क्या अनुशंसाएं देगा, क्या अनुशंसाएं देगा, जरा इसको भी ध्यान से देख लो। 15वें वित्त आयोग, वित्त आयोग की अनुशंसाएं, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं। देखो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की बात करें तो 15वें वित्त आयोग को 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करने हैं। जो 15वां वित्त आयोग है इसको 2 रिपोर्ट देना है, इसको क्या करना है, 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। पहले रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए, पहले में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो संतुतियां होंगी, इसके लिए संतुतियां होंगी, संतुतियां होंगी। जो दूसरा है, दूसरे वित्त आयोग में आप देखोगे तो 21 से 26 के लिए, 2021 से 26 के लिए ये 2 रिपोर्टें इन्हें देना है। ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरे में 2021 से 26 के लिए सिफारिशें होंगी, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें से 30 अक्टूबर 2020 तक जमा की जाएगी। ये जो आपको एनी हाउ, इसको कब तक जमा करना है, मतलब ये जमा हो चुकी है 30 अक्टूबर ये 20 तक, 2020 तक क्या करना था, इसको जमा करना था। ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से के निर्धारण में कुछ प्रावधान, कुछ मानदंडों का प्रयोग किया है। 15वें वित्त आयोग जो राज्यों को पैसा सैंक्शन होना था उसके लिए कुछ क्या किया है, इन लोगों ने उसकी कुछ बात करी है। तो जरा देखते हो उसके लिए क्या इन्हें प्रावधान किया है। इसमें कहा गया है कि देखो, इसमें यह कहा गया है जो 15वें वित्त आयोग है, तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से के निर्धारण में कुछ मानदंडों का, तो इस मानदंडों के अंतर्गत पहला है कि आय की दूरी के लिए 45%। इसमें से कैसे पैसा सैंक्शन होगा, तो जो आय की दूरी, समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। आय की दूरी के लिए, आय की दूरी के लिए कितना, 45% आधार है ये। ठीक है। दूसरा क्या है, 2011 की जनगणना, ये 2011 की जनगणना के लिए 15%।
तीसरा जो है आपका क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना, 15%। वन और परिस्थिति के लिए, वन और पर्यावरण के लिए कितना, वन और पर्यावरण के लिए 10% था। ठीक है, कितना हो गया, 15 15 30 और 10 40, है ना, 20, ये 2011 की, और ये 45 40, यानी 30 10 40 और 45, ये कितना हो गया, 45 80 और 85, 85 हो गया ना टोटल। अच्छा, इसमें से अभी और एक में देखना है कि जननांकी प्रदर्शन के लिए, जननांकी प्रदर्शन, जननांकी प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए, जननांकी प्रदर्शन के लिए 12.5%, कितना, 12.5%। साथ में कर प्रयासों के लिए, ये सभी वो हैं, कर प्रयासों के लिए, कर प्रयासों के लिए 2.5%। अब हो गया ना 100%, ये 15 हो गया, तो ये हो गया टोटल 100%, 100%। अब देखो 15वां वित्त आयोग है, ये सिफारिश करता है, इसके कुछ सिफारिशें, कहता है कि जो राज्य की दूरी है, पहला आधार क्या है, सबसे ज्यादा पैसा आय की दूरी, आय की दूरी के लिए 45% पैसा सेंक्शन किया जाएगा। मतलब कि आपको ऐसे उदाहरण से समझना है कि जो जितना असमान, मतलब जितना राज्यों में जो जितना गरीब होगा, असमानता देखी जाएगी, डिस्पैरिटी आय के अकॉर्डिंगली, तो उसको पैसा ज्यादा सेंक्शन किया जाएगा, 45% हिस्सा इस क्षेत्र में जाएगा। फिर 15% क्या हो जाएगा कि 2011 की जनगणना का आधार बनाया जाएगा। क्षेत्रफल में 15% आधार होगा, वन और पर्यावरण के प्रोग्रेशन के लिए 10% का आधार, जननांकी प्रदर्शन के लिए 12.5% और कर प्रयासों के लिए जो राज्य ज्यादा ज्यादा करेगा उसको 2.5% का आधार क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें से, तो इन आधारों में आप देखेंगे कि इन आधारों पर उत्तर प्रदेश बिहार को 2020-21 के लिए सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। किसको किसको, यूपी और बिहार को, इन आधारों में यूपी और बिहार को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। यूपी और बिहार को कितना पैसा इनको दिया जाएगा, यूपी और बिहार को 1,53,342 करोड़ रुपया, 1,53,342 करोड़ रुपया। इसके साथ साथ जो 86,339 करोड़ रुपया कर्नाटक और केरल को दिया जाएगा, केरल को दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो ये सारी चीजें, तो ये ऐसी हिस्सेदारी रहेंगी। सर्वाधिक गिरावट देखी गई जैसे कि 0.49%, इसमें से कर्नाटका और केरल में 0.25% की इसमें से गिरावट देखी जाती है। इनका तो पैसा बढ़ गया यूपी बिहार का, और इनका पैसा घट गया। इस वजह से भी ये क्या कर रहे थे, इस वजह से ये विरोध कर रहे थे, इस वजह से ये विरोध कर रहे थे। इसके आगे सुनो, इसमें से कुछ और फैक्ट हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि केंद्र के कुल प्राप्ति में से राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 42, देखो 42% जाना था ना, तो इस 42% को घटा करके 41% करना है। राज्यों की हिस्सेदारी अब 42% नहीं, मान लो 100 रुपया है तो राज्यों को 42 जाना था, अब 41 जाएगा। जो 1% अतिरिक्त है वो जो नया यानी जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी है इसके लिए किया जाएगा, 1% इसके लिए जाएगा। ठीक है, वहीं आयोग ने बताया कि अर्थव्यवस्था के चारों ओर अनिश्चितता के कारण विश्वसनीय राजकोषीय ऋण और इससे संबंधित जो रोड मैप की संतुति है वो समस्याग्रस्त है। वो क्या है, समस्याग्रस्त है। और आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऋण समेकन में एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत, जो एफआरबीएम के क्या है सुझाव है, उसके तहत राजकोषीय घाटे को और ऋण स्तर पे लक्ष्य को क्या करना है, इस पे ध्यान देना होगा। इसको हर हाल में जो एफआरबीएम एक्ट के जो सुझाव है उस पे फोकस करना होगा। इसमें से तीसरा सुझाव ये कहा जाता है, दूसरा सुझाव आपने देखा, तीसरे सुझाव में आयोग ने पाया, जो ये आयोग है 15वां वित्त आयोग, कहता है कि ऑफ बजटिंग के माध्यम से जो सरकार है उससे पूंजी क्या करती है, जो पूंजी जुटाई जाती है, तो व्यय का वित्तीयन एफआरबीएम कानून के अनुपालन में बाधा आता है अगर ऑफ बजटिंग सरकार करती है। अगर सरकार ऑफ बजटिंग करती है तो इससे जो एफआरबीएम
एक्ट है उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू करने में क्या होती है, बाधा होती है। तो इसमें से ये कहा गया है कि इसमें सुझाव दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को एक्स्ट्रा बजट उधारी और पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। एक्स्ट्रा बजट उधारी और पूर्ण प्रकटीकरण क्या करना चाहिए, पूर्ण प्रकटीकरण करना चाहिए। साथ ही साथ में कहा गया कि 2018-19 में राज्यों और केंद्र सरकारों को एनी हाउ जो राजस्व जो जिनका राजस्व यानी जो कर राजस्व है जीडीपी का कितना, जीडीपी का 17.5% रहा है। आयोग ने बताया कि यह जो देश से अपेक्षित कर सामर्थ्य है उससे बहुत ज्यादा कम है। जो देश से अपेक्षा करी जाती है कि कर आएगा तो ये जो है 17.5% क्या है, बहुत कम है। जो कर राजस्व है ये बहुत कम है। साथ में आप देखोगे प्रारंभिक 1990 में लगभग यह उसी के आसपास, मतलब जैसे कि आप देखोगे कि अपरिवर्तित रहा है, वैसी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आयोग ने सुझाव दिया, रिकमेंडेशन दिया कि राजस्व जो है राजस्व बढ़ता रहा और आयोग ने कुछ उसके अंतर्गत सुझाव दिया कि जो कर आधार को विस्तृत किया जाना चाहिए। जो कर आधार है इसको क्या किया जाना चाहिए, विस्तृत किया जाना चाहिए। कर आधार मैं बताऊंगा, कर आधार बताऊंगा स्लैब में। देखो क्या है कर आधार, मैं अभी ऐसा समझी लो कर आधार का मतलब। कर आधार जैसे कि रेट नहीं बढ़ाओ, मान लो कि इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल, जब टैक्स बताऊंगा तो सारा सब डिटेल में बताऊंगा। मान लो कि एक स्लैब है कि 5 लाख से आपको, जो 5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनको 5% लगेगा, इतना ही लगने दो। लेकिन इसका आधार जो 5 लाख से है हो सकता है 3 लाख से कर दो, और इसका जो बेस है वो बढ़ाओ। इसको ऊपर की तरफ नहीं, इसका जो ये बेस है इसको खींच के बढ़ाओ, यानी कर आधार को विस्तृत करो। ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है कौन, 15वां वित्त आयोग। और कर की दर को युक्ति संगत बनाओ। कर की जो रेट है, जो दर है, इसको क्या है, युक्ति संगत बनाओ। कर प्रशासन की, जो कर प्रशासन है सरकार के प्रत्येक स्तर पर क्षमता और उसके साथ साथ विशेषज्ञता को बढ़ाया जाए। उसकी विशेषज्ञता को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। प्रत्येक स्तर पर जो अगर क्षमता बढ़ जाएगी, विशेषज्ञता बढ़ जाएगी, तो जो कर का कलेक्शन है, टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो पाएगा। आयोग ने जीएसटी में कार्यान्वयन से संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको चिन्हित किया जाए और वास्तविक पूर्वानुमान की तुलना में जो कर संग्रह में जो कमी दिखाई गई है उस कमी को फुलफिल किया जाए। वहीं संग्रहण में भारी परिवर्तनशीलता है, इसको भी स्टेबल किया जाए। और जो अगला रिकमेंडेशन है कि बड़ी मात्रा में जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, आईजीएसटी जिसको बोलते हैं, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है आईजीएसटी, तो आईजीएसटी वाला जो हिस्सा है, इस आईजीएसटी वाले हिस्सा को संचेत किया जाए और इसमें से जो यानी इनवॉइसेस हैं, इनपुट हैं, इनका मिलान करके जो गड़बड़ियां हैं, इन गड़बड़ियों को भी खत्म करने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ धन वापसी में जो विलंब हो रहा है, तो आयोग ने पाया जो धन वापसी है, तो उस धन वापसी में विलंब को भी खत्म किया जाए और राज्यों की केंद्र सरकार की जो केंद्र सरकार है, जो राज्यों को क्षतिपूर्ति हो रही है, जो आश्रितता है, तो उनके आश्रितता को कम करे और उनका जो उनके हिस्से का पैसा है वो भी भेजे। और राजस्व की कमी की भरपाई कैसे भी ये केंद्र की ही जिम्मेदारी है। ये सारी चीज चिंता का विषय है। और 2018-19 में 29 में से मात्र 21 राज्य ऐसे हैं जो 29 में से मात्र 9 राज्य ऐसे हैं या 8 राज्य जो कहीं ना कहीं मतलब वो सेटिस्फाई है। बाकी के जो 21 राज्य हैं वो क्या है, जीएसटी के आने के बाद लगातार आश्रितता बढ़ती जा रही है। तो इससे आंतरिक सुरक्षा के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके लिए वित्त पोषण विक्रम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कई तरह का एक मतलब सिंटेक्स बनता है और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें इसमें से जो 15वां वित्त आयोग है इन सारी चीजों की बात करता है। ठीक है, कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो फिस्कल कंसोलिडेशन यानी राजकोषीय सुदृढ़ीकरण होगा। क्या होगा, फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण। 15वें वित्त आयोग में 2, 4 और 5 सुझाव हैं, इनको कल लास्ट में मैं बता दूंगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम जल्दी।